लास्ट वाला था टेंशन। टेंशन क्या है? टेंशन होता है स्ट्रिंग का अपोजिट डायरेक्शन में रेजिस्टिव फोर्स। जब आप किसी लाइट स्ट्रिंग को या फिर किसी धागे को, किसी वायर को खींचते हो, तो उसके द्वारा रेजिस्टिव फोर्स जो मिलेगा, उस रेजिस्टिव फोर्स को बोलते हैं टेंशन इन द स्ट्रिंग। वो भी कॉन्टैक्ट फोर्स है। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग को आपको टाई करना पड़ेगा, स्ट्रिंग को आपको बांधना पड़ेगा किसी न किसी पॉइंट पे। तो इसलिए द बॉडी, द ऑब्जेक्ट एंड द स्ट्रिंग आर इन फिजिकल कॉन्टैक्ट, दैट वाई इट इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये बहकी बहकी बातें हमने कल करी थी। फिर हमने डिस्कस किया था कि हमने डिस्कस किया था कि जो एक्सेलरेशन है ना, कोई ऑब्जेक्ट अगर कोई सर स्क्रीन शेयरिंग बंद होगी। बेटा वो मैं इनको डिलीट करने के लिए कर रहा था, दोबारा करेंगे शेयर। ओ, विंडो। हम्म। हाँ, तो हम लोगों ने फिर एक्सेलरेशन की बात करी थी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हमें मिलता है सेकंड लॉ ऑफ मोशन से, ठीक है। अब एक लिफ्ट है, उसमें एक बंदा बैठा हुआ है। वो बंदा जो है ना, बैठा नहीं हुआ, खड़ा हुआ है इस पे, ये वेइंग मशीन पे। तो वेइंग मशीन में उसके वजन के बराबर रीडिंग आ रही है, ठीक है। अभी ये लिफ्ट जो है रेस्ट में है। लिफ्ट कौन सी है? ये है। ये हमने कल देखा था कि ये लिफ्ट है, इसमें एक बंदा खड़ा हुआ है वेइंग मशीन पे। तो कुछ इसकी रीडिंग आ रही है, दैट इज इक्वल टू द फोर्स एक्सर्टेड बाय अर्थ ऑन दिस पर्सन। तो पुलिंग जो फोर्स था, पुल पुल जो ये देखो नीचे येलो कलर का वेक्टर था, अभी मैंने रेड कलर के वेक्टर से बना दिया। डब्लू होगा और 700 न्यूटन के बराबर होगा, ठीक है। इट विल बी डब्लू इक्वल टू डब्लू और 700 न्यूटन, ठीक है। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे, अभी लिफ्ट को दिखाने के लिए सब मिटा देते हैं अंदर से, ठीक है। अब ये लिफ्ट है, ऊपर बंधी होगी किसी फोर्स से, किसी रोप से। अब देखो इस लिफ्ट पे या पूरे सिस्टम पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लग रहा है। ये तो हम सब मानते हैं कि वर्टिकल में ग्रेविटी लगता है। अगर ये लिफ्ट मूव करने लगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में किसी एक्सेलरेशन ए से, पहले रेस्ट पे थी, तो ये रेस्ट पे थी, तो रेस्ट पे जब वेट मेजर करेगा ना रीडिंग में, तो वो जो एपरेंट वेट, कल बात हो गई थी इसकी, एपरेंट मतलब ऐसा जो प्रतीत हो रहा हो, जो आपको दिख रहा हो, एपरेंट वेट विल बी इक्वल टू ट्रू वेट। जो उसका एक्चुअल वेट है उसी के बराबर होगा एपरेंट वेट। जब लिफ्ट रुकी हुई है, लिफ्ट एक्सेलरेट नहीं कर रही है, या फिर एक कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है ऊपर नीचे, तो भी वो सेम रीडिंग आएगी। बट एक केस ऐसा होगा जहाँ पे एक्सेलरेशन ए से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो मुझे पता चला कि यार एक्सेलरेशन ए डाउनवर्ड में है, उसके साथ साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे की साइड लग रहा है। तो इस केस में रिलेटिव एक्सेलरेशन क्या आएगा? जब मैंने आपको रिलेटिव क्वांटिटीज बता रहा था कि भाई दोनों एक साइड में है, तो बड़े वाले में से छोटा माइनस कर दो, और दोनों अपोजिट में है, एक इधर लग रहा है एक इधर, तो दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। यही चीज याद करो भाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड में था और ए है वो भी डाउनवर्ड में है। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि ए अभी ए जी से छोटा है, तो क्या करोगे, इफेक्टिव एक्सेलरेशन की वैल्यू आएगी जी माइनस ए, और फोर्स क्या आएगा, मास इंटू जी माइनस ए। यही आपकी रीडिंग आएगी क्या, जहाँ पे वेइंग मशीन पे। तो अब ये घट गई है, यानी कि एक्सेलरेशन डाउनवर्ड होगा, तो जो रीडिंग रहेगी वो 700 न्यूटन से कम आएगी, लेस देन 700 न्यूटन। अगर यही लिफ्ट ऊपर मूव करता रहे, तो देखो एक्सेलरेशन जो है इस लिफ्ट का वो अपवर्ड डायरेक्शन में आ गया। एक्सेलरेशन ऑफ दिस लिफ्ट इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, और जो नीचे जा रहा है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था। तो इस केस में दोनों क्वांटिटीज एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इफेक्टिव एक्सेलरेशन विल बी जी प्लस ए, और जो वेट आएगा उसकी रीडिंग आएगी एफ इजिकल टू मास इंटू जी प्लस ए। तो ये बढ़ गया क्योंकि जी में ए ऐड हो गया, तो दिस मीन्स इट विल बी ग्रेटर देन 700 न्यूटन जो वैल्यू आएगी। और थर्ड केस था कि ये जो रोप है वो टूट गई। अगर ये टूट जाती है तो क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेगा इन द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो ये डाउनवर्ड था और उसके साथ साथ जी नीचे ही लग रहा था। दिस मीन्स कि जो ए है ना, ए की वैल्यू जी के बराबर हो गई है। तो जब आप इफेक्टिव एक्सेलरेशन निकालोगे दोनों एक ही डायरेक्शन में, तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। दिस मीन्स इफेक्टिव एक्सेलरेशन इज जीरो। दिस ऑल्सो मीन्स की फोर्स इज इक्वल टू जीरो। और फोर्स क्या था, वेट को डिफाइन कर रहा है, तो वेट जीरो। अब ये वर्क डन नहीं है, डब्ल्यू वेट ही है इधर, ठीक है। तो वेट जो आएगा, रीडिंग आएगी वो जीरो आएगी, फ्री फॉल करते टाइम रीडिंग आ जाएगी जीरो, ठीक है। तो यही कल हमने देखा था। अब आज देखते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। टेंशन इन स्ट्रिंग क्या होता है? अभी आपको बताया कि व्हेन अ स्ट्रिंग और अ रोप इज बीइंग पुल्ड ऑन बोथ एंड्स, देन इट्स रेजिस्टेंस अगेंस्ट एनी चेंज इन इट्स ओरिजिनल कंपोजिशन इज कॉल्ड एज टेंसाइल फोर्स और टेंशन। अगर किसी स्ट्रिंग को या किसी, अब स्ट्रिंग क्या हो सकता है, स्ट्रिंग के कुछ एग्जांपल आपको बताता हूँ। धागा हो सकता है, वायर हो सकता है, रोप हो सकता है, ठीक है, बेल हो सकती है, चेन हो सकती है, यानी कोई भी ऐसी पतली चीज हो जिसका खुद का वेट कम हो और वो किसी वेट को लटकाने के काम आए, फिजिक्स के नजरिए में वो
स्ट्रिंग का काम कर सकती है, प्रोवाइडेड दैट। अभी देखो स्ट्रिंग की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा कि ये उसमें प्रॉपर्टीज होती हैं जनरली जब हम फिजिक्स में उसकी बात करते हैं। टेंशन क्या है इन स्ट्रिंग? टेंशन वो रजिस्टिव फोर्स है जो स्ट्रिंग लगाएगा, स्ट्रिंग रजिस्टिव फोर्स लगाएगा। देखो स्ट्रिंग को यहाँ पे बांधा है इस पॉइंट पे और दूसरे पॉइंट से ये बंदा खींच रहा है, तो स्ट्रिंग पे लगाया गया फोर्स तो राइट डायरेक्शन में इधर ये, ठीक है, फोर्स है। इसके विपरीत स्ट्रिंग अपने अंदर कुछ रजिस्टिव फोर्स जनरेट करेगा, उसी को बोलूंगा टेंशन टी। तो यहाँ पे एफ इज इक्वल टू टी होगा, लेकिन टी जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा एफ के, क्योंकि ये रजिस्टिव फोर्स है दैट इज जनरेटेड बाय द स्ट्रिंग। और लेफ्ट साइड वाले यहाँ पे देखोगे तो क्या आएगा, ये जो ये इधर वाली जो दीवार है ये लगाएगी एफ फोर्स इधर, तो इसके अपोजिट में टेंशन जनरेट होगा, तो दैट इज दिस। तो ये आपको क्या हुआ कि यार ये रजिस्टिव फोर्स है, इतनी बात है। और स्ट्रिंग के बारे में क्या लिखा होता है आमतौर पर? स्ट्रिंग में लिखा होता है लाइट इनएक्सटेंसिबल, यानी कि लाइट होगा, लाइट मतलब कि उसका वेट नेगलेक्ट करना है आपको, वेट कर दो नेगलेक्ट, ठीक है। और इनएक्सटेंसिबल मतलब जैसे हमने रिजिड बॉडी पढ़ा था, रिजिड बॉडी में हम क्या देख रहे थे कि ऐसी बॉडी जिसको आप कंप्रेस नहीं कर सकते या जिसको आप डिफॉर्म नहीं कर सकते ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। बाहर से लगाया गया अनबैलेंस एक्सटर्नल फोर्स अगर किसी ऑब्जेक्ट को डिफॉर्म ना कर सके, यानी उसके बीच में दो पार्टिकल्स हैं, उन दोनों पार्टिकल के बीच की दूरी को चेंज ना कर सके, दैट मीन्स दैट मीन्स कि वो रिजिड बॉडी है। उसी तरीके से स्ट्रिंग में भी कुछ प्रॉपर्टी है, स्ट्रिंग जो है इनएक्सटेंसिबल होगा, यानी कि जितना मर्जी फोर्स लगा लो, इसको ये वायर है ना, इसको कितना भी मर्जी फोर्स से पुल कर लो, लेकिन उसके बावजूद भी आपका इसमें तनिक भर भी एक्सटेंशन नहीं होगा, यानी उसकी लेंथ जो है थोड़ी बहुत भी इंक्रीज नहीं होगी, उसको बोलते हैं इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। और लाइट क्यों? क्योंकि उसका वजन आपको नेग्लेक्ट करना है, सेल्फ वेट ऑफ द स्ट्रिंग हैज टू बी नेग्लेक्टेड इन एवरी केस, तो ये आपको मिल गया, ठीक है। अब ये बोलता है टेंशन इन स्ट्रिंग ऑलवेज पुलिंग इन नेचर होगा, हमेशा खींचने वाला या टेंसाइल नेचर में होता है। ऑलवेज एक्ट्स फ्रॉम द टाइड एंड, टाइड एंड के अपोजिट, जैसे यहाँ राइट में था इधर लेफ्ट में। अब बात करेंगे नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस की, एक बार देखो इस स्लाइड को फिर बताता हूँ। तो देखो जैसे हमने देखा था कॉन्टेक्ट फोर्सेस, उसी तरीके से होंगे हमारे पास नॉन कॉन्टेक्ट फोर्सेस, ठीक है। तो नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स में ऐसा होगा कि टू ट्रांसफर द फोर्स, फिजिकल कॉन्टेक्ट बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स इज नॉट मैंडेटरी। हो सकता है कॉन्टेक्ट में आ सकती है चीजें ट्रांसफर करते टाइम, बट रिक्वायर्ड नहीं है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो इसमें फर्स्ट एग्जांपल हुआ ग्रेविटेशनल फोर्स, कि जब गुरुत्वाकर्षण का बल लगेगा, तो ये देखा था ना कि एप्पल ऊपर से गिर के ग्राउंड पे गिर गया, तो ग्राउंड पे गिरा है तब भी उस पे ग्रेविटी लग रही है, बट दूर से भी तो लग रही थी, यानी कि फिजिकल कॉन्टेक्ट रिक्वायर्ड नहीं था, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जाम्पल। मैग्नेट का देखो, ये सबने ये चमत्कार किया होगा, आप बचपन में छोटे थे तो कभी ना कभी ऐसे खेला ही होगा मैग्नेट से, चुंबक से। तो जब आप पुल एक एक मैग्नेट को दूसरी तरफ ले जाते हो तो वो दो ही चीजें हो सकती है, या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन। तो रिपल्शन के टाइम पे देखो आपको पता चलता है कि फिजिकल कांटेक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, और अट्रैक्शन में भी दूर से खींच के ला रहा है तो भी मतलब रिक्वायर्ड नहीं है फिजिकल कांटेक्ट। बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये आएगा 12th के फर्स्ट चैप्टर में। द अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स बिटवीन द टू चार्ज पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्स उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन हो सकता है। तो इसमें भी आपको फिजिकल कांटेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है बिटवीन टू पार्टिकल्स, दैट वाई इट इज आल्सो ए नॉन कांटेक्ट फोर्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, न्यूक्लियर फोर्स, कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्सेस होते हैं वो सारे के सारे नॉन कांटेक्ट होते हैं। ये हमें पता है ना यार, एक न्यूक्लियस है, उसके चारों तरफ एक ऑर्बिट होगा, उस ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा होगा। तो ये सारी चीजें अभी इतना सिंपल नहीं है कि रिवॉल्व कर रहा होगा ऐसे होगा, ये प्रोबेबिलिटी होती है और एनर्जीज होती हैं, ठीक है। बट हम लोग जैसे हमने मॉडल पढ़े हैं, बहुत सारे मॉडल पढ़े हैं ना इलेक्ट्रॉन, इसके एटम, हाइड्रोजन एटम के बहुत सारे मॉडल पढ़ रहे होंगे आप केमिस्ट्री में। तो उन सभी से हमें पता चला है कि देर इज समथिंग कॉल्ड एज न्यूक्लियस और देर इज समथिंग कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन बाहर पाया जाता है न्यूक्लियस के, तो बट इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स तो होता ही है ना, अदरवाइज तो इलेक्ट्रॉन छोड़ के भाग जाएगा इसको, लेकिन जाता नहीं है। तो अट्रैक्टिव फोर्स है, दैट अट्रैक्टिव फोर्स इज
नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब इसमें दोनों आ जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर, कोई दिक्कत नहीं। और यही ऑर्डर है, पहले चैप्टर से याद करो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ, जब फर्स्ट पढ़ा रहे थे कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्सेस इन द नेचर, उनमें वीकेस्ट था ग्रेविटेशनल फोर्स, उसके बाद मैग्नेटिक आ गया, उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, और यहाँ वीक एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर। ठीक, तो ये देखिए नॉन कॉन्टेक्ट। अब कनकरेंट फोर्सेस की बात करते हैं। क्यों? क्योंकि हम इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना चाहते हैं। हमने फोर्सेस देख लिए कि फोर्सेस कितने प्रकार के हैं, कैसे हैं, कॉन्टेक्ट में है, नॉन कॉन्टेक्ट में। अब हम डिफाइन करेंगे कि इक्विलिब्रियम नाम की चीज होती है, वो क्या होती है। टू डिफाइन इक्विलिब्रियम, पहले हम जान लें कि कॉन्करेंट फोर्सेस क्या होते हैं। कॉन्करेंट फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन अ गिवन सिंगल पॉइंट। एक सिंगल पॉइंट पर एक्ट करने वाले सभी के सभी फोर्सेस के बारे में अगर बात कर रहा हूं, तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कंकरेंट फोर्सेस। को इनिशियल एंड को टर्मिनल वेक्टर्स, याद करो, को इनिशियल एक पॉइंट से स्टार्ट होने वाले, को टर्मिनल एक पॉइंट पे टर्मिनेट होने वाले, तो दोज वेक्टर्स वर नथिंग बट कंकरेंट फोर्सेस। अब वो वेक्टर अगर वहां पे फोर्स होगा, उस वेक्टर की जगह फोर्स रख दो, तो दैट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट कंकरेंट फोर्सेस। ठीक है बेटा, अब देखो कंकरेंट फोर्सेस आर द फोर्सेस एक्टिंग एट द सेम पॉइंट ऑन अ बॉडी। किसी बॉडी के ऊपर एक गिवन पॉइंट पे एक्ट करने वाले सभी के सभी फोर्सेस को मैं कंकरेंट फोर्सेस बोलूंगा। If the net force acting on a body is zero, then the body does not change its state. अगर नेट फोर्स का मतलब बाहर से लगने वाला एक्सटर्नल फोर्स, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं बाहर से एक्सटर्नल, उन सबको समेशन कर दो, उन सबको जोड़ दो, तो दैट मींस द नेट अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो। अगर ऐसा है तो क्या होगा, चेंज ऑफ स्टेट नहीं होगा, यानी कि उसके इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आएगा। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कि टू चेंज द स्टेट ऑफ इनर्शिया यू नीड टू अप्लाई सम फोर्स, या फिर रुकी हुई ऑब्जेक्ट रुका ही रहना पसंद करते हैं, चलते हुए ऑब्जेक्ट चलते ही रहना पसंद करते हैं, जब तक कि उन पर बाहर से लगाया ना जाए कोई अनबैलेंस्ड फोर्स। तो स्टेट ऑफ इनर्शिया है ये, स्टेट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा जब तक कि बाहर से फोर्स ना लगे, तो ये फर्स्ट लॉ की डेफिनेशन होगी। अब यहाँ देखो, आपको ये मून दिख रहा होगा, मून बोल लो या फिर इसको पॉइंट ही में लेके चलो, मून से आपको समझ नहीं आएगा। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे फोर्सेस लग रहे हैं। F2 कुछ ऐसे लगा, ठीक है, F3 वेक्टर ऐसे लगा, और F1 लग गया ऐसे। तो देखो आपको ये सब मिल गया। अब आप बताओगे कि नेट फोर्स क्या है। नेट फोर्स इज नथिंग बट समेशन ऑफ ऑल द वेक्टर्स, सारे के सारे वेक्टर्स को आप सम कर दो, तो उससे आपको एफ नेट मिलता है। ये हमने देखा था कल या परसों की क्लास में। ठीक है, अब इसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या बोलती है कि इन सब का, अगर इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जब समेशन ऑफ एफ अगर ये जीरो हो जाए या फिर नल वेक्टर हो जाए, तो ये इक्विलिब्रियम में है, यानी कि स्टेट में कोई चेंज नहीं है। तो अगर स्टेट ऑफ इनर्शिया में कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट मींस द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, द रिजिड बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, द ऑब्जेक्ट इज इन इक्विलिब्रियम, या फिर कुछ भी चीज होगी, मैटर, मास, पार्टिकल, रिजिड बॉडी, ऑब्जेक्ट, सब बदल बदल के नाम आते रहेंगे, सब अंग्रेजी का खेल है। फिजिक्स के नजरिए में सब एक बात है, क्या, रिजिड बॉडी, पार्टिकल होगा और रिजिड बॉडी होगा, ये फिजिक्स के नजरिए में हम ऐसा बोलेंगे। ठीक है, अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, इक्विलिब्रियम कंडीशन व्हेन द नेट फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इट्स स्टेट डज नॉट चेंज। यही है इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि जब बाहर से लगने वाले फोर्स जीरो हो जाए और स्टेट में कोई चेंज ना आए, इसका मतलब इक्विलिब्रियम में है ऑब्जेक्ट। और नेट फोर्स की वैल्यू यही होती है, और ये जीरो होनी चाहिए, तो ये आपको इक्विलिब्रियम कंडीशन बताती है। अब इक्विलिब्रियम के कारण आगे बढ़ते हैं। इक्विलिब्रियम के कारण आपको कुछ कुछ कंक्लूजन मिलेंगे, वो क्या है कि समेशन ऑफ द फोर्सेस अलोंग एवरी एक्सिस, एवरी गिवन एक्सिस, एफ एक्स ले लो चाहे एफ वाई ले लो चाहे एफ जेड, गिवन एक्सिस में अगर आप सारे के सारे फोर्सेस का सम लेते हो तो वो आएगा जीरो, इधर भी जीरो इधर भी जीरो। अब ये दो एक्सटर्नल था ना, जीरो आएगा नल वेक्टर, उसको मैंने तीन एक्सिस में दिखा दिया यहाँ। बट क्या ये तीन ही होगा? तीन नहीं होगा, कुछ भी कितने भी रैंडम एक्सिस ले लो, मान लो एक्स तो इधर था, वाई इसके परपेंडिकुलर रहेगा, जेड कहीं यहाँ रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको बोलता हूँ यार, कोई भी रैंडम एक्सिस ले लो, ए डैश, ठीक है, उसके अलोंग भी अगर कंपोनेंट ले रहे हो ना फोर्सेस के, तो उनका समेशन भी जीरो ही आएगा। कोई मतलब नहीं है नेचर को कि आप एक्स किधर ले रहे हो, वाई किधर ले रहे हो, जेड किधर ले रहे हो। नेचर ऑलवेज फॉलोज लॉ दैट आर रिलेटिव टू ईच अदर, तो एक दूसरे से रिलेटिव होना चाहिए। अगर आप थीटा बता देते हो तो उसी डायरेक्शन में रिजोल्व कर लो। और अगर कोई ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, इफ इट इज एट रेस्ट, यानी कि उसका इनर्शिया के सिचुएशन में चेंज नहीं आ रहा, तो आप क्या बोलोगे यार, कोई भी वेक्टर हो कैसे भी उसको रखोगे, तो उसका किसी भी डायरेक्शन के कंपोनेंट ले लो, चाहे आप एक्स एक्स ले लो, वाई वाई ले लो, जेड जेड ले लो, ए डैश ले लो, कुछ भी लो, कोई भी रैंडम एक्सिस लो, हर एक एक्सिस के अलोंग
कोई भी रैंडम एक्सिस n लिख दिया मैंने, ठीक है, इज इक्वल टू 0, ऐसा होगा, आपको मिलेगा ही। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर इनर्शिया, जो कांस्टेंट इनर्शिया की कंडीशन में है, ठीक है। कांस्टेंट मोमेंटम, मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा, इनर्शिया फिक्स है। तो ये आपको मिला कंकरेंट फोर्सेस। अब कुछ एक्स्ट्रा थोड़ा बताता हूँ कि हम लोग देखो, फर्स्ट जब इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो अलग अलग केसेस हो सकते हैं, 1D, 2D एंड 3D। वन डायमेंशन में अगर इक्विलिब्रियम चाहिए, है ना, किसी भी पार्टिकल का, भाई पार्टिकल ड्रॉ कर दिया ये, ठीक है, ये पार्टिकल आपको मिल गया। अब वन डायमेंशन मतलब अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अगर आपको इक्विलिब्रियम चाहिए, तो दैट मीन्स कि अगर इस पे एक फोर्स मान लो ये लगाया मैंने ऊपर ऐसा, तो दूसरा फोर्स, सीधी सी बात है कि मान लो 20 न्यूटन है, दूसरा फोर्स है कि इसके अपोजिट ही लग सकता है, क्योंकि हम एक 1D की बात कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन की, तो लाइन से बाहर तो जा नहीं सकते ऐसे ऐसे। तो हम क्या करेंगे, हम लोग इसके अपोजिट नीचे ही फोर्स लगाएंगे 20 न्यूटन। तो ये दोनों गिवन फोर्सेज हैं, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एंड नेट फोर्स अलोंग द गिवन एक्सिस, ठीक है, वो समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज विल बिकम 0। तो इससे मुझे मिला कि टू टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इन 1D वी नीड एट लीस्ट टू फोर्सेस, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट लगने वाले फोर्सेस होंगे, तो यानी टू टू वेक्टर्स चाहिए, दो वेक्टर, जब 1D में बात कर रहे हैं। सिमिलरली 2D होता है एक प्लेन, एक प्लेन, प्लेन में कोई पार्टिकल बनाया, ये बना दिया जी, अब इस पे एक फोर्स लगाया, ठीक है, दूसरा फोर्स एंगल पे भी हो सकता है, ठीक है, तो टू कैंसिल आउट दीज टू फोर्सेस वी नीड अ थर्ड वन। इसी से तो जनरेट हुआ ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, क्योंकि तीन फोर्स चाहिए एक प्लेन में एक दूसरे को कैंसिल आउट करने के लिए, ठीक है। तो ये तीन फोर्स चाहिए, तो इससे मतलब हुआ कि 2D अगर स्पेस है या दो डायमेंशन में बात करो, तो यू नीड एटलीस्ट 3 वेक्टर्स या 3 फोर्सेज टू कैंसिल आउट या टू सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब यहाँ पे कुछ कुछ बच्चों को आता होगा, मैं यहाँ थोड़ा याद दिला देता हूँ, बाद में जब पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ेंगे। लेमीज थ्योरम का नाम सुना है किसी ने? अल्फा, बीटा एंड इसको गामा बोल देते हैं। तो जो वेक्टर है मान लो F1, F2 और F3, ये क्या बोलता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ गिवन वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द अदर टू वेक्टर्स। तो F1 है वो साइन अल्फा के प्रोपोर्शनल है, F2 जो है वो साइन बीटा के, और F3 है वो साइन अल्फा के। तो ऐसे होगा, इसको बोलते हैं लेमीज थ्योरम। तो ये तीन चाहिए वेक्टर जो इसको क्या क्या करेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में ला सकते हैं। और 3D में फील नहीं कर पाओगे, बट मेरी बात मान लो कि 3 डायमेंशन में यू नीड एटलीस्ट 4 वेक्टर्स, 4 वेक्टर चाहिए या 4 फोर्सेस चाहिए टू कीप एन ऑब्जेक्ट इन इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो ये आपको बात बतानी थी। अब जो भी कहानी हमने अब तक पढ़ी उसके बेसिस पे वी विल ट्राई टू अटेम्प्ट सम न्यूमेरिकल एप्लीकेशन या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ मास एम। मास एम का फ्री बॉडी डायग्राम हमें बनाना है। तो ये मास एम है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी यहाँ बना ही हुआ है कि ये जो स्ट्रिंग है इनको हटा दो, यानी ये सपोर्ट है इसको हटा के केवल और केवल फ्री बॉडी डायग्राम का फॉर्म, वो जो स्टेप्स क्या थे कि पहले आइसोलेट द सिस्टम। सिस्टम क्या होता है? एनीथिंग दैट इज इन अवर कंसिडरेशन, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, जिसपे हम वैल्यूज कैलकुलेट कर रहे हैं, ऐसे मास के टुकड़े को, यानी कि दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स, दैट पार्ट ऑफ मैटर जिसपे हम अपनी ध्यान पूरा केंद्रित कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं सिस्टम। सिस्टम हमने सेपरेट आउट कर लिया फ्रॉम इट्स सराउंडिंग। नाउ अप्लाई ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस दैट आर एक्टिंग ऑन द सिस्टम। तो पहले इसका वेट लग रहा है नीचे की साइड, दूसरा फोर्स इसके सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है T2, एंगल क्या दिया जी? थीटा। और तीसरा फोर्स लग रहा है T1 ऐसे किसी एंगल पे, वो उसका एंगल क्या दिया? अल्फा। बस यही तीन इस पे फोर्स लग रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम ऑलरेडी बना ही हुआ था, बट इसको आप हटा दो, सपोर्ट को हटा दोगे तो ये जो बच गया पार्ट, ये फ्री बॉडी डायग्राम है, ठीक है। अब ये तो मैंने बता दिया आपको कि स्टेप्स क्या थे। पहले आइसोलेट करो सिस्टम को, फिर उसके बाद यू हैव टू अप्लाई ऑल द फोर्सेज, यू हैव टू शो ऑल द फोर्सेज दैट आर एक्टिंग ऑन दिस सिस्टम। तो उसको बस इतना भर करने से आपको फ्री बॉडी डायग्राम मिल जाता है, ठीक है। तो इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप देखोगे तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ दिख रहा है, ठीक है। इससे क्या कंक्लूजन निकाल सकते हो वो थोड़ा ध्यान रखो कि यूजिंग समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग x इज इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग y इक्वल टू 0, क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। तो किसी भी एक्सिस पे
ये वैल्यू यूज कर सकते हो। तो क्या करोगे, जो भी फोर्सेज हैं, जैसे T2 था, उसका एक्स कंपोनेंट क्या है, T2 साइन कोस अल्फा, T1 का T1 कोस अल्फा। तो एक्स के अंदर केवल ये दो फोर्सेज लग रहे हैं, T1 कोस अल्फा और T2 कोस थीटा। तो इनको इक्वेट कर दो, तो आपको ये कैसे मिला, इक्विलिब्रियम की कंडीशन से। सिमिलरली y में जो वैल्यूज लग रही हैं, T2 साइन थीटा, T1 साइन अल्फा और mg, तो इन दोनों का सम, T1 साइन अल्फा और T2 साइन थीटा का दोनों का जोड़ जो है सम है, दैट विल बी इक्वल टू mg। बस वही आप यहाँ से ओवर रहे हो, तो वो आपको मिला समेशन ऑफ फोर्सेज अलोंग y एक्सिस इज इक्वल टू 0। ये यूज करके यू कैन फाइंड आउट कि ये वाली कंडीशन। ठीक है, तो बस आप ये यूज करते रहेंगे, आपको ऐसे ऐसे कंडीशन मिलती रहेंगी इक्विलिब्रियम के हिसाब से, और वैल्यूज आ जाती है फोर्स की। तो अब देखो, आपको ये क्वेश्चन है, ये सब लोग अटेम्प्ट करो। अब तक जो बताया फ्री बॉडी डायग्राम का सारा सीन ट्राई करो। यू हैव टू फाइंड आउट T1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो T1 है ना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। बड़ी मेहनत हो जाती है यार, 32 मिनट्स से बोल रहा था मैं लगातार। हाँ सर, मेरे को भी लगा पता। हम्म। अच्छा, कितने बच्चों को टाइम पे ध्यान नहीं रहता, मतलब पढ़ते रहते हो तो क्लास में ज्यादा ध्यान हो जाता है, समय भूल जाता हो, होता है किसी के साथ ऐसा? यस सर। यस सर। तो वो ज्यादा अच्छी स्थिति है, मतलब आप अच्छे से पूरे ध्यान से पढ़ रहे हो। जो बच्चे घड़ी देखते रहते हो उनको दिक्कत आ जाती है, ठीक है ना? तो सर ठीक है। मैथ्स की क्लास में होता है ऐसा। मैथ में घड़ी देखनी पड़ती है? सर अरे हाँ जी बिल्कुल। बुराई मत करो भाई तुम। नहीं सर, बुराई नहीं कर रहे, बस मेरा फेवरेट था बट था। ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी क्लास में देखनी पड़े तो मुझे बता देना, क्योंकि भाई मैं इंप्रूव करना चाहूंगा। बुराई सहन करने से अच्छा है कि मैं इंप्रूव ही कर लूंगा। सर आप तो अपडेट होते रहते हो। हाँ, अभी मैंने ग्रीन स्क्रीन भी लगा रखी है वैसे पीछे, अभी तुम्हें दिख नहीं रही है। मैं थोड़े दिन में उसका भी उद्घाटन करूंगा। सर मैं वही बोल रही थी, मतलब जो कैमरा आपने चेंज किया है ना थोड़ा। कैमरा भी चेंज किया है, पैड भी चेंज किया है, काफी कर रहे हैं अभी अभी। तुम छुट्टियों के बाद आओगे तो हो सकता है मैं खान सर की तरह पढ़ाता हुआ मिलूं ऐसे पीछे। तो करते हैं यार, इम्प्रूव तो करना ही चाहिए। ठीक है, तो इसको करो भाई, T1 निकालना है, पूरा ध्यान T1 पे दो। हाँ देखो, कुछ बच्चों का आ भी गया है। कुछ नहीं है, T1 निकालो। 3 blocks are suspended by a light string as shown in the figure below। 3 ब्लॉक हैं, नीचे लटकाए गए हैं। What is the value of T1 so that the system is in equilibrium? T1 की वैल्यू बताओ ताकि ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। तो आप क्या यूज कर सकते हो, इक्विलिब्रियम में है, किसी भी गिवन एक्सिस के अलोंग आप फोर्सेस को 0 रख सकते हो। तो आई वुड से कि आप वर्टिकल एक्सिस ले लो। मैं ऐसा बोलूंगा कि वर्टिकल एक्सिस ले लो, और उस वर्टिकल एक्सिस में फोर्सेस को 0 रख, मतलब समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग y इज इक्वल टू 0, ऐसे कर दो। ये तो हो गई थोड़ी जटिल बात है ना, थोड़ा टफ, लेकिन फील करके देखो। फिजिक्स इज ऑल अबाउट फील। जब आप फील लोगे तो आपको दिखेगा कि यार कुछ भी नहीं है, एक रस्सी पे 3 वजन लटके हुए, नीचे तीनों को जोड़ दूंगा और जो भी वो फोर्स नीचे एग्जर्ट कर रहे होंगे वही T1 है। देखो, T1 का मतलब हुआ इस, ये जहां पे लाइन खींच रहा हूँ ना, इस वाले रस्सी में, इस वाले स्ट्रिंग में जितनी टेंशन है, ठीक है, ये वाले स्ट्रिंग में, ये तो क्या करना है, इससे नीचे जितने भी वजन लटके हो उन सबको जोड़ लो, और उनके वजह से जो वेट आएगा ना वो कैलकुलेट कर लो। देखो, इसके नीचे ऐसा ये सारे के सारे लटके हैं, डॉटेड लाइन से सिस्टम ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द सिस्टम, ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, राइट। अब ये सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर 3 मास है। लाइट स्ट्रिंग है, लाइट स्ट्रिंग का मतलब वी हैव टू नेग्लेक्ट द मास ऑफ या वेट ऑफ दिस स्ट्रिंग। हमारे को जो ये रस्सी है, वायर है, केबल है, उसका वजन नहीं काउंट करना। तो काउंट किसका करना है, 3 ब्लॉक है, एक का 1.5 kg है, दूसरे का 1.5 kg है, तीसरे का 4 kg है। तो ये करने से आपको मिला टोटल वेट इज 7 kg। तो अगर इस वाले सिस्टम का इक्विवेलेंट सिस्टम बनाने लगूं तो देखो बेटा, ऊपर तो ये सपोर्ट है, ठीक है, नीचे एक स्ट्रिंग लगा है, और उसके नीचे एक वेट से रिप्लेस कर सकता हूँ जो है कि 7 kg का। और आपको ये बताना है कि ये जो स्ट्रिंग है ना, इसमें टेंशन कितना है, इसको T1 बोला। तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ इस, ये वेट मैं बनाता हूँ, तो इसका वेट जो ये है ना 7 kg, इसका जो वेट है वो 7 × 10, क्योंकि जी की वैल्यू 10 है, 70 न्यूटन लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
और इसी को बैलेंस कर रहा है टेंशन, इसी वेट को बैलेंस कर रहा है टेंशन, तो ऊपर लगेगा T1 और ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो इससे क्या मिलेगा कि T1 हैज टू बी इक्वल टू 70 न्यूटन। तो T1 को 70 न्यूटन ही होना पड़ेगा, अदरवाइज ये ब्लॉक ऐसे ऐसे ऊपर या नीचे मूव करता, बट मूव ये नहीं कर रहा, या तो ऊपर जा रहा होता या नीचे जा रहा होता, बट ये मूव नहीं कर रहा। दैट्स वाई ये गिवन है क्वेश्चन में कि यार इट इज इन इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम में है, दैट मीन्स कि दोनों के दोनों फोर्सेज एक दूसरे को बैलेंस आउट करेंगे। फर्स्ट वन इज 70 न्यूटन एंड दो, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में 70 लगेगा। अब अगर साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग बात कर, अरे मेरा चेहरा नहीं दिख रहा तुम्हें, अगर हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ बात कर रहे होते तो क्या होता बेटा कि पॉजिटिव वाई को हम लेते पॉजिटिव, तो ये जो T1 है ना वो तो 70 आता, क्योंकि ये रजिस्टिव फोर्स है, और रजिस्टिव फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर की साइड, यहां से लगेगा ऊपर की साइड और इधर से लगेगा डाउनवर्ड में, तो ये 70 आता, और जो वेट है वो -70, बिकॉज इट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, साइन कन्वेंशन के साथ बात करते तो। बट ऐसा क्वेश्चन में ज्यादातर इतना दिक्कत करते नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चन में इतनी दिक्कत आती नहीं है, तो 70 काम चल जाएगा। ठीक है, अब इसका पूरा सिंप्लीफाइड सॉल्यूशन आपको यहाँ दिख रहा है कि T1 इज द 70 न्यूटन। अब देखो मैं आपको सारे के सारे फोर्सेस कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। यहाँ पे लाइन खींचो, इसके नीचे जितना वेट है वो हो गया T1 के बराबर। तो ये मैंने निकाला था कि 1.5 किलो और 4 किलो 70 किलोग्राम, 7 किलोग्राम इंटू 10, तो 70 न्यूटन आया था T1। ठीक है, फिर T2 निकालना है, तो यहाँ लाइन खींचो, इसके नीचे देखो, इसके नीचे 1.5 किलो और 4 किलो यानी 5.5 kg है, इंटू 10 कर दोगे तो आपको मिलेगा 55 न्यूटन। तो T2 आ गया 55। T3 निकालना है, तो लाइन खींचो, नीचे देखो कितना वेट जुड़ा है, 4 किलोग्राम, 4 इंटू 10 40 न्यूटन, ये क्या है T3। तो यही वैल्यूज आपको उस तरीके से मिली, 40, 55 और ये आया कैसे। फिजिक्स का अगर पूरा पूछ रहे हो कि यार आया कैसे, मतलब सर ऐसे नहीं आया, कुछ इक्वेशन से बताओ, तो F इज इक्वल टू समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज इन Y इज इक्वल टू 0 फॉर ईच एंड एवरी ब्लॉक, ये। ठीक है, वैसे ज्यादातर इक्वेशन ना पसंद करके हम लोग सही तरीका पसंद करते हैं। इक्वेशनों का क्या है, ये तो मैथमेटिक्स की बातें हैं। पहले फिजिक्स उत्पत्ति हुई, पहले फिजिक्स का पता चलता है ना कि ग्रेविटेशन के लॉज ये हैं, फिर हम मैथ्स का यूज करते हैं। फर्स्ट चैप्टर याद करो, जब आपको पढ़ा रहा था मैं क्या पढ़ा रहा था, फिजिकल वर्ल्ड में हमने डिसाइड किया था कि फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग, पहले हम देखते हैं, फिर देखने के बाद हम क्या करते हैं, वी ट्राई टू लॉजिक, हम अपनी तर्क वितर्क की क्षमता से देखते, उसको महसूस करने की कोशिश करते हैं कि यार हो क्या रहा है। देन वी डू सम एक्सपेरिमेंटेशन से फिर हमारा स्टेटिस्टिकल कुछ डेटा आता है, देन वी डू मैथमेटिकल कोरिलेशन, और फाइनली वी अराइव एट अ मैथमेटिकल मॉडल, और वही मैथमेटिकल मॉडल क्या होता है, सम मैथमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन, तो ये हमने देखा था फिजिकल वर्ल्ड चैप्टर में। तो बस वही बात है कि समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0, ये तो एक मैथमेटिकल मॉडल हो गया, बट कहा सुनी बात क्या है कि यार जितना फोर्स नीचे लग रहा है उतना ही फोर्स अपोजिट ऊपर डायरेक्शन में लगना पड़ेगा, तभी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे रहेगा, अदरवाइज जिस डायरेक्शन में डिसबैलेंस रहेगा उसमें वो मूव करने लगेगा। ठीक है, अब कितने बच्चों को ये क्वेश्चन समझ आ गया, वो हैंड रेज करो कि सर कर लेंगे ये। ठीक है, तो ये मैं नोट शेयर करूंगा ग्रुप पे, तो आप लोग इसको एक बार देख लेंगे। ठीक है, अब चलो, अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं बताऊंगा इसका सॉल्यूशन। ये थोड़ा अलग है, बस सिंपल है, पिछले जैसा ही है, इसमें आपको कंपोनेंट लेने रहेंगे, यू हैव टू टेक कंपोनेंट। फॉर्मूला तो वही लगना है, जनरलाइज मॉडल तो वही लगेगा, एफ एक्स इक्वल टू 0, या तो ये यूज कर लो, या समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो ये मास m का ब्लॉक है, ये थोड़ा तिरछा हो गया, पता नहीं पावर पॉइंट बुरा मान गया क्या, ये m है, और ये भी ऐसा ही ब्लॉक है जिसका मास है √3 किलोग्राम। ठीक है, तो यहाँ टेंशन रहेगा T1 नहीं T बोल देते हैं, एक ही रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, T, और इधर भी T। तो आपको क्या करना है मास जो है ना, इसका कुछ कंपोनेंट, इसका वेट है ना, वेट, उसका कुछ कंपोनेंट अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन लग रहा होगा, वो T के बराबर है। ये जो √3 किलोग्राम है, इसका कुछ कंपोनेंट इंक्लाइंड प्लेन के अलोंग लग रहा होगा, वो T के बराबर है। ठीक है, तो आप दोनों को इन दोनों वेट को इस तरीके से मैच करना है, फिर आपको आंसर मिल जाएगा। अरे गड़बड़ हो गया, हाँ, तो ये आपको करना है 60 डिग्री और 30 डिग्री। तो समेशन ऑफ द फोर्सेज अलोंग वाई ले लो, देखो ये ट्राइंगल दिख रहा है ना, इसमें ये वाली वैल्यू निकाल लो, क्योंकि ये दोनों के लिए कॉमन है, लेफ्ट वाले ट्राइंगल के लिए भी और राइट वाले के लिए भी। तो ये हाइट अगर निकाल पाए तो आपको मिल जाएगा दोनों के बीच में रिलेशनशिप। ये ऐसे ट्राइंगल है, यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ,
ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, और ये इस वाले ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज टी है और इसका हाइपोटेन्यूज ये भी टी है। अब ये जो हाइट है ना, ये वाला, ये दोनों के टर्म में निकाल लो। एक तो ये होगा क्या, T1, सॉरी टी नहीं है बेटा, ये हाँ टी है, लेकिन टी, टी की जगह आप वेट के टर्म में निकालो तब आंसर आएगा। टी के, टी में तो इक्वेट हो जाएंगे ये दोनों चीजें, हम लोग वेट के टर्म्स में निकालेंगे। ठीक है, तो इधर जो वेट आएगा वो √3g आएगा, और ये आएगा m×g। तो आपको ये हाइट निकालनी है, तो दैट विल बी समथिंग एज √3g, ये कौन सा होगा, sin 60 डिग्री, अगर 60 डिग्री वाले एंगल के हिसाब से देखते हो तो। और इधर से देखते हो तो ये होगा mg, हाइपोटेन्यूज है ना mg, sin 30 डिग्री। तो ये आपको इक्वेशन मिलेगी, इसको सोल्व करके आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो मास m। वो वैल्यू आए तो बताना। Joshua Mulungwa. Joshua Mulungwa. भाई कर लो सोल्व, आंसर नहीं आया अभी तक। देखो कुछ तो नहीं करना, इसका क्या बच गया इसमें, √3g था। तो इसी इक्वेशन को देखो, अगले पेज पे खोल ले रहा हूँ, ये इक्वेशन आई थी आपकी, √3g sin 60 डिग्री। क्यों, देखो ये ट्राइंगल है, इसमें ये जो हाइट है ना रेड हाईलाइट की, ये दोनों ट्राइंगल लेफ्ट और राइट वाले पार्ट के लिए कॉमन है। तो इसके लिए आएगा sin 60, इसके लिए आएगा sin 30। तो √3 × sin 60 डिग्री इज इक्वल टू m×sin 30 डिग्री। बस जी तो लगाओ चाहे मत लगाओ, अगर फोर्स के टर्म में कर रहे हो तो जी लगा दो, मास के टर्म में कर रहे हो तो जी मत लगाओ। तो इससे आपको क्या मिला, √3 × sin 60, √3 × sin 60 क्या होगा, √3/2 इज इक्वल टू m×sin 30, यानी m×1/2। तो इम्प्लाइज m क्या आएगा, ये 2 से 2 उड़ा दो, m इज इक्वल टू 3 किलोग्राम, है ना, m 3 किलोग्राम है, ये आंसर है। अब जिनको नहीं आया वो कर लेना, अब इसमें कुछ ज्यादा था नहीं। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा मैं, ठीक है, कल की क्लास में आएगा ये। इसके चित्र वित्र सब कुछ है, सारा फॉर्मूला एक्सप्लेनेशन सब है, तो देख के आएंगे इसको। हाँ देखाओगे ना सब, यस सर। बड़े अच्छे से ड्रॉ, क्वेश्चन सुंदर ड्रॉ कर रखा है हमने, तो इतना टेंशन मत लेना, ये भी आपका होमवर्क रहेगा। और इसका भी पूरा सॉल्यूशन है, तो ये देख के आना सब लोग, है ना, पहले खुद से ट्राई करना, ना हो तो सॉल्यूशन अवेलेबल है ही। अभी आप ये कर लो क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2, ये अभी करो। हिंट दे दे रहा हूँ अभी से, फोर्स देखो हिंट यही है,
ये जो नीचे है एक फॉर्मूला ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन का, मास इनटू एक्सेलरेशन होता है फोर्स में। तो आपको देखो अभी ऑप्शन नंबर सी कितने बच्चों का आया है? सही आंसर ऑप्शन सी है इसका। हाँ, तो इसमें देखो बेटा कुछ करना नहीं था, हमें हमें यहाँ पे कुछ भी नहीं करना था। वी जस्ट हैव टू डू समथिंग कि यार देखो इसको सिस्टम ले लो, 1 किलोग्राम है और 2 किलोग्राम, इन दोनों को कंबाइन करके एक सिस्टम मान लो, है ना। सिस्टम का चॉइस तो हमारे पास है। जब मैं सिस्टम आपको बता रहा था तो ये बोला था कि हमारी चॉइस रहेगी कि सिस्टम क्या लेना है, और सिस्टम के अलावा सारी चीजें इस दुनिया की सराउंडिंग्स का पार्ट होंगी। सराउंडिंग के दो कंपोनेंट, दो तरीके के होंगे, एक इमीडिएट सराउंडिंग जो तुरंत इस सिस्टम के आसपास हो, जिन पे आपको पता चले कि यार इफेक्ट कहाँ ज्यादा डोमिनेटिंग है, वो इमीडिएट सराउंडिंग। ऐसी सराउंडिंग जो दूर दूर हैं, जिन पे इफेक्ट इतना डोमिनेटिंग नहीं है, तो दे आर कॉल्ड एज डिस्टेंट सराउंडिंग। ठीक है, तो अभी इतना उसको उस पे नहीं जाएंगे, क्वेश्चन पे आते हैं। सिस्टम लिया 1 kg एंड 2 kg को कंबाइन करके हमने एक सिस्टम मान लिया। उस पूरे सिस्टम पे लेफ्ट टू राइट साइड 6 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो यानी कि 1 kg और 2 kg पे मिला के जो फोर्स लग रहा है वो 6 न्यूटन है। तो देख लो मिला के कितना हो रहा है, दोनों का सम होना चाहिए 6। तो एक ही ऑप्शन है जिसमें 2 + 4 6 आ रहा है। पहली बात तो ये क्वेश्चन तो ऐसे ही खत्म, क्वेश्चन ऐसे ही खत्म, ऑप्शंस देखे और हो गया। क्यों? क्योंकि 6 न्यूटन लग रहा था दोनों पे, तो एक पे 2 लगेगा, एक पे 4 लगेगा, तभी तो 6 हुआ। एक पे 1 लगेगा, 2 लगेगा तो 3 होगा। ये इसमें 3 न्यूटन आएगा, इसमें 12 न्यूटन होना चाहिए, और इसमें 9 न्यूटन। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो काट दो इनको, केवल और केवल ऑप्शन सी है पहली बात। तो ऑप्शन क्वेश्चन तो ऐसे हो गया, बट अब देखो कैसे करेंगे। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन होता है। तो मास ऑफ अवर सिस्टम, अभी देखो सिस्टम बाउंड्री तो मैंने मिटा दी, दोबारा बना देते। सिस्टम बाउंड्री क्या होती है? जो हमारे सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे। ठीक है, तो सिस्टम बाउंड्री है, इसके अंदर मास कितना है? तो मास ऑफ अवर सिस्टम, मास ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू 3 किलोग्राम्स। 3 kg हमारा सिस्टम का मास है, 1 + 2, और फोर्स है हमारा 6 न्यूटन। तो एक्सेलरेशन ऑफ आवर सिस्टम विल बी नथिंग बट फोर्स डिवाइडेड बाय मास। तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको ये मिलेगा एक्सेलरेशन। तो 2 मीटर पर सेकेंड पूरे सिस्टम का है, तो ये दोनों सिंस एक दूसरे के साथ चिपक के मूव कर रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे से अटैच्ड हैं, तो अलग नहीं हो रहे। तो दिस मीन्स यहाँ पे आपको 1 kg वाले का भी एक्सेलरेशन है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा, और 2 kg वाले का भी एक्सेलरेशन जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मिलेगा। अब फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन एक बार इस पे लगा दो 1 kg पे, तो फर्स्ट वाले का क्या आएगा? मास मास 1 kg, एक्सेलरेशन 2, तो 2 न्यूटन। और एक बार 2 kg वाले पे लगाओ F2 इज इक्वल टू 2 × 2 दैट इज 4 न्यूटन। तो इस तरीके से भी आ जाएगा ये। ठीक है, ठीक है। अब हिडन क्या चल रहा है इसमें? हिडन भी चीज चल रही है। हिडन यही है कि यार समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस अलोंग x इज इक्वल टू 0 फॉर द सिस्टम टू बी इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम।
ठीक है, तो भाई ये 6 न्यूटन इधर लगा रहा है तो इस पे उल्टा लग रहा होगा नॉर्मल रिएक्शन के टर्म्स में। वो आपको अगले स्लाइड्स पे इसका एफबीडी दिया हुआ है, वहां पे आपको समझ आएगा। लॉजिक से मैंने समझा दिया, एफबीडी अगले पे ड्रॉ कर दिया है। देखो एफबीडी ये रहा। तो अब N1 है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, ग्राउंड के द्वारा एक्सर्ट किया गया, तो N1 किसके बराबर होगा, M1G के। ये कुछ नहीं है, वेट के अपोजिट एक्ट कर रहा है। M2G के बराबर N2 होगा, ये हमने जस्ट दिखाया है। फोर्स लग रहा था 6 न्यूटन राइट साइड में, तो बस वो दो टुकड़ों में बढ़ जाएगा, N21 N12, और यही आपको बताना था। ये कैसे बताओगे, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेज अलोंग x इज इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0, बट यहाँ 0 नहीं है, देयर इज सम एक्सेलरेशन x, तो वो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, उसके बराबर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप यूज कर लोगे तो आपको मिल जाएगा आंसर। सॉल्यूशन आपका यहाँ इंक्लूड कर दिया है, राइट। तो इतना सोचेंगे नहीं, ये ड्रॉ व्रॉ करने के चक्कर में पड़ेंगे नहीं, जब तक कि बिल्कुल फंस न जाए, है ना। जब सर पानी सर से ऊपर बहने लगे तब ड्रॉ करना है एफबीडी अदरवाइज कोशिश करना कि ये इसी तरीके से हो जाएंगे यार, छोटे छोटे क्वेश्चन है। एफबीडी भी काम आएगा, बट इतने हल्के क्वेश्चन के लिए एफबीडी नहीं बनाएंगे हम लोग। ठीक है, अगर मन हो तो ये वाला और कर लो, ये क्वेश्चन और कर लो। कितने बच्चों का ऑप्शन बी आया है, ऑप्शन बी 2 न्यूटन्स। देखो आपको चित्र दिख गया होगा, अभी चित्र में क्या दिखाया कि 10 न्यूटन फोर्स इज एक्टिंग एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, 60 डिग्री के एंगल पे 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो वी विल रिजोल्व दैट फोर्स, हम लोग क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट उसके निकाल लेंगे। तो हॉरिजॉन्टल देखो, ये इधर ट्राइंगल बनाया आप लोगों के लिए, ये इस ट्राइंगल में देखो हॉरिजॉन्टल है 10 cos 60, तो दैट इज 5 न्यूटन, और वर्टिकल है 10 sin 60, दैट इज 5√3 न्यूटन।
इसको कैलकुलेट करके आपको मिला कि यार जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है ये वाला, दैट इज 5 न्यूटन। और ये 5 न्यूटन अगर ये डॉटेड मैंने पहले सिस्टम बनाया, इस पूरे पे लग रहा है कंबाइंड सिस्टम पे, जिसका वजन है 2 किलो प्लस 3 किलो, 5 किलोग्राम वेट है, और फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, दैट मींस द सिस्टम, ये पूरा कंबाइंड सिस्टम ऑफ द टू मासेस, इसका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जब पूरे सिस्टम का 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है, तो इस 2 किलोग्राम वाले का भी उतना ही रहेगा। तो 2 किलोग्राम वाला जितना पीछे फोर्स लगाएगा उतना ही उसमें टेंशन होगा स्ट्रिंग में। तो 2 किलोग्राम वाला कितना फोर्स लगाएगा, एक्सेलरेशन ए से चलेगा, तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट इज 2 न्यूटन। 2 न्यूटन लगाएगा लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में, तो राइट में भी जो एक्सटेंशन, जो ये इनएक्सटेंसिबल लाइट स्ट्रिंग है, वो क्या लगाएगा, रेजिस्टिव फोर्स 2 न्यूटन। उसी को बोलेंगे टेंशन इन द स्ट्रिंग, जो कि 2 न्यूटन है, बी। ठीक है, चित्र के हिसाब से करोगे तो ये रहा चित्र। पहले ब्लॉक जो 2 kg का ब्लॉक था उसका एफबीडी, जो 3 kg का ब्लॉक था उसका एफबीडी, उसको देख लो। ये ट्राइंगल में ये हम निकाल चुके कि इधर ये 5 न्यूटन है, और जो वर्टिकल है दैट इज 5√3 न्यूटन। तो हम लोग केवल चिंतित हैं हॉरिजॉन्टल के बारे में, तो दैट ये 5 न्यूटन है, तो इसको बैलेंस आउट टी और एक और नॉर्मल रिएक्शन रहेगा वो करेगा, तो ये सारा मिलके आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आंसर आएगा 2 न्यूटन्स। ऐसे नहीं, थोड़ा अच्छे से लगता है। ठीक है, तो आप सभी इन क्वेश्चंस को करके आना जो क्वेश्चन आपको दिए गए। यस सर। ठीक है, और एक क्वेश्चन बेटा ये भी ट्राई कर लेना, कल आते ही वैसे ये भी करेंगे हम लोग, ये बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, प्यारा सा, ये क्वेश्चन भी कर लेना आप। और बाकी करेंगे आके कल की क्लास में, स्टार्ट करेंगे यहाँ से इंक्लाइंड से। ठीक है, इंक्लाइंड चलो छोड़ो, काफी सारे दे दिए, उसको क्लास में करेंगे। तो जो आपको अभी दिया है ये सारे क्वेश्चन जो करे वो अच्छी बात, जिनसे नहीं हुए वो इन सभी के सभी क्वेश्चंस को